हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल पे चल रहा है वो है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में हम सारी बातें कर चुके हैं। हम पिछले क्लास में कहे थे कि मौर्य साम्राज्य का सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, मतलब इनकम का सोर्स क्या होता है। इस पर हम कुछ बातें कर लिए थे, है ना। इकोनॉमिक्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे। मौर्य कला, ये मौर्य वंश में सबसे लास्ट ये टॉपिक है। आज मौर्य वंश ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं वहाँ से आपको सारी बात समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें पढ़ाया गया है ना। तो खैर आज हम पढ़ेंगे वो है मौर्य कला। मौर्य कला यानी आर्ट। मौर्य कला पढ़ने से पहले तो आप यही समझिए कि आर्ट क्या चीज़ है। नहीं, पहला चीज़ तो यही है कि आर्ट क्या है ना। अगर आपके दिमाग में कला शब्द अगर आता है तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चलता है, किस टाइप का कला है ना। अगर कोई आदमी पेंटिंग करता है, चित्रकारी करता है, क्या वो एक कला है। कोई डांस करता है, कोई अच्छा डांस करता है, प्रभुदेवा है ना, तो भी एक कला है ना। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या ये भी एक कला है। क्या कोई घर अच्छा बना लिया है, डिजाइन से बनाया है, जिसको अभी आर्किटेक्चर बोलते हैं ना, उसको जो घर बनाता है, नक्शा बनाता है ना, क्या वो भी एक कला है ना। तो ये सब जो है वो कला का पार्ट है। तो कला का मतलब है कि सिर्फ आप पेंटिंग नहीं कर सकते है ना। चित्रकला तो वो सिर्फ वह चित्रकला है। जो घर बनाता है, अच्छा घर बनाता है, डिजाइन से बनाता है, उसको हम बोलेंगे वास्तुकला है ना। और वास्तुकला में ही आता है जो पत्थर पर चित्रकारी किया हुआ है, पत्थर पर कोई फिगर बनाया हुआ है ना। कोई मूर्तियां हैं तो उसको हम बोलेंगे मूर्ति कला है ना। तो ये सब सारा चीज़ें है वो कला में आता है। तो वही सब बातें हम बात करेंगे। जैसे एक होता है कला में, आप बोल सकते हैं कि म्यूजिक, कोई गाना गाता है ना, सिंगर, उसके पास भी एक कला है ना। दूसरा है कि भवन निर्माण, वही हम बात कर रहे थे, ये भी एक कला है। नहीं, एक होता है कि कोई चित्र बढ़िया बनाता है, यानी पेंटिंग। और क्या हो सकता है हाँ? क्या खेल एक कला है, स्पोर्ट्स। क्या आपके दिमाग में क्या आता है, क्या स्पोर्ट्स एक कला है या नहीं है। शायद है ना। मूवी बनाना एक कला है या नहीं है ना। तो ये सब कला में आता है, कला का पार्ट है। और भवन निर्माण में यदि आप भवन निर्माण की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वास्तुकला है ना। और अगर चित्र बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं चित्रकला है ना। बच्चों में एक एग्जाम ही होता था चित्रकला का, तो वही चित्रकला है कि आप अपने हिसाब से चित्र बना के ले जाइए। भवन निर्माण में यहाँ पर एक चीज़ और होता है। आप देखेंगे कि जब हम अशोक की बात किए थे तो ये है पत्थर पर लिखा हुआ है ना। तो उसको हम बोलते थे शिलालेख, यानी पत्थर पर लिखा हुआ। शिला का मतलब पत्थर होता है, या इसी को हम बोलते थे अभिलेख है ना। तो जहाँ पर भी ये चीज़ें लिखा हुआ है तो वो सब जो है इसी में आप देखे होंगे कि घर के जो उसमें लिखा हुआ रहता है कि घर के ना, जो बड़ा बड़ा घर होता है तो उसके जो है मेन गेट पर वो लिखा रहता है कि ये है घर किसका है, उस पर नाम लिखा रहेगा है ना। काला काला पत्थर में जो लिखा रहता है जो भी है। तो इस टाइप का ये सब को हम कला बोलते हैं। अब क्या ये सब जो कला का विकास है मौर्य कला में किस स्थिति में हुआ और कैसे हुआ, हम सिर्फ यही पढ़ेंगे है ना। तो बस इसी को ध्यान रखना है। क्लियर कि आपके दिमाग में कला का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आना चाहिए। अगर हम मौर्य कला की बात करें तो हम एक और कला पहले भी हम बात किए थे, वो था हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा चीज़ें जो कला था वो ज़्यादातर चीज़ें लकड़ी का बना हुआ था है ना, लकड़ी की मूर्ति। तो जो हड़प्पा सभ्यता से और जो ये मौर्य कला है उसके बीच जो भी कला है, जो भी स्थिति है, चाहे पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में, वहाँ पे कला का विकास नहीं दिखता है।
क्योंकि कला वहीं होगा कि जहाँ पर लोगों का पेट भरा हुआ होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर आपका पेट भरा ही नहीं हो, आप कुछ एक्स्ट्रा सीख ही नहीं सकते हैं खाने के अलावा। आपके दिमाग में हमेशा लगेगा कि खाना कहाँ से मिले। आप भूखे पेट अच्छा चीज़ें बोल भी नहीं सकते, अच्छा सोच भी नहीं सकते। इसका क्या मतलब है कि जो लोग भूखे पेट रहता है, जिसको खाना कम मिलता है, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो लोग बुड़बक हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। क्योंकि आप इसलिए अच्छा सोच लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिए शाम में भी खाना है, उसके अगले दिन भी खाना है, उसके अगले दिन भी खाना है, मतलब भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन जिस लोगों को रेगुलर खाना नहीं मिलता है, तो उनका दिमाग सिर्फ इसी में लगा रहता है कि अभी तो हम खा लिए किसी तरह, शाम में कैसे खाना है। तो उस सोच में उनका जो सोच है उसी टाइप पे लगा रहता है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो समाज है वो क्या है, वो ग्रामीण सभ्यता है। और ग्रामीण सभ्यता में वो भी वो सभ्यता है जहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है समाज, यानी लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो आप सोचिए कि उसमें कौन सा स्पोर्ट चलेगा, कौन सा कला सीखेगा। कोई म्यूजिक सीख सकता है, क्योंकि उस आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहेगा कि हमको किसी पर हमला करना है, या अगर आप हमला ना भी करें तो आप पर कोई हमला ना कर दे, है ना। तो मारने या बचने पर आता है बात। तो वो जो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है वो उसी का दौर है। इसलिए हम देखते हैं कि जो कला का विकास है वो हड़प्पा काल के बाद ये जो दोनों काल में वो नहीं दिखता है, वो इसी वजह से नहीं दिखता है। और उसके बाद सिर्फ हम जब ये पढ़ते हैं, जब मौर्य कला, क्योंकि वो यहाँ से सुदृढ़ जो विकास है, सुदृढ़ विकास जो है वो मौर्य कला का या कोई भी कला का वो दिखने लगता है, ठीक है। तो जो लेकिन इसमें एक अंतर है कि जो हड़प्पा में जो हुआ था, हड़प्पा कला, और यहाँ से जो मौर्य कला है, उसमें से जनरली क्या था कि लकड़ी का मूर्ति या लकड़ी से बना हुआ ज़्यादा चीज़ें दिखता है, खासकर वास्तुकला में। और जब हम इसमें आते हैं तो उसमें से पत्थर का दिखता है ना, और जिसे हम शिलालेख बोलते हैं, है ना। अशोक का शिलालेख, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं, हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब आपको पता है कि जो अशोक का जो शिलालेख है, इस पर भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। अशोक में 3 टाइप का शिलालेख था। कौन कौन? एक है बृहद शिलालेख, एक था लघु शिलालेख, और तीसरा था गुहा शिलालेख या गुफा, है ना, ये है। और ये जो बृहद शिलालेख है ये 14 टाइप का था, है ना। और ये कितना शिलालेख है, लघु शिलालेख, ये 13 है। और इसमें हम देखे हैं कि जो बारबर का पहाड़िया है, जहाँ पे जो दान दिया है आजीवक संप्रदाय के लिए, हम ये भी बातें कर चुके हैं, है ना। और ये किसी में आता है, एक होता है स्तंभ शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, हम इसमें भी ये भी पढ़ेंगे कि स्तंभ क्या होता है, कि इसी तरह से स्तंभ बना हुआ रहता है ना, यानी हाइट बना हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि हम पहले भी बात किए हैं कि जो ये जो शिलालेख है अशोक का, वो शिलालेख को कौन पढ़ा है, तो पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा है, 1837 में, है ना। लेकिन सवाल ये भी आता है कि ये जो शिलालेख है इसको खोजा कौन है ना। तो अशोक के शिलालेख का जो खोज किया है, यानी पहली बार जो देखा है पादरेटी फैंथलर में, ये क्या किया है कि ये जो शिलालेख है उसको खोजा है। अब पढ़ा कौन है, जो बात हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने, नहीं 1837 में। ये है, ये चीज़ है। अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। अब आपको ये भी पता है कि इसके बारे में हम एक भी बात कर लिए थे कि ये जो बृहद शिलालेख है ये राजकीय घोषणाएं
नहीं, राजकीय घोषणाएं, और ये क्या था, व्यक्तिगत था। नहीं होता व्यक्तिगत डायरी जो कोई लिखता है तो वो क्या लिखा था, शिलालेख में ही लिखा था। और ये गुहा लेख आपको पता है जो बारबर के पहाड़ी में जो गया में है, वहाँ पे क्या है कि एक गुफा बनाया था, और उस गुफा को किसको दिया, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय क्या था, नियतिवादी को मानता था। और ये जो अशोक के जो कौन हुए, अशोक के जो फादर हुए बिंदुसार, वो मानता था आजीवक संप्रदाय को, है ना, इसलिए। और उसका जो पोता है, क्या नाम है उसका, दशरथ, वो भी आजीवक संप्रदाय को, जो कर्ण चौपर्स गुफा था, सुदामा गुफा था, है ना, इस सब गुफा का निर्माण कराया था। तो ये भी बात आपको पता है। स्तंभ लेख के बाद हम करेंगे ये। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण जो बृहद शिलालेख है, हम उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये सवाल पूछ सकता है। जो फर्स्ट जो बृहद शिलालेख में, वो उसमें बोला है कि पशु बलि की निंदा की है। निंदा का मतलब होता है कि अगर राजा निंदा करने का मतलब है कि पशु बलि पर रोक है, यानी पशु को मारना नहीं है, है ना। क्योंकि हम पढ़े भी थे, अशोक के धम्म में भी ये बात लिखा हुआ था कि जो है कि आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। हिंसा का मतलब दोनों चीज़ से था, व्यक्ति से भी था और पशु से भी था, है ना। ये बात हम कर चुके हैं, क्लियर है। तो वही चीज़ है, वो जो फर्स्ट बृहद शिलालेख में है वो बातें लिखा हुआ है। यानी फोर्थ शिलालेख में क्या है, इसको बोलते हैं धम्मघोष। धम्मघोष का मतलब है बेसिकली कि धम्म को वो मानने लगा है। एक तो ये है जो महत्वपूर्ण है, हम उस पर बात ही करेंगे। जो फिफ्थ है वो है धम्म महामातों की नियुक्ति। और धम्म महामातों की नियुक्ति क्यों किया है, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, है ना। देश विदेश भी हो, अपना बेटी को भी बेटा को भी भेजा था बाहर। 7 और 8 में क्या है कि ये जो यात्राएं की है, अशोक का जो यात्रा है, उसके बारे में हम जैसे ही यात्रा के बारे में पढ़े क्या कि अशोक कहाँ कहाँ गया है। बोध गया, निगाली सागर अभिलेख से हमें पता चलता है कनक मुनि का जो स्तूप है वो दोगुना करवाया, है ना। लुम्बिनी गया, कपिल वस्तु गया, लुम्बिनी गार्डन भी बनाया, टैक्स भी कम किया। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलता है, वो मिलता है रोमन देई का अभिलेख। ये कौन बनाया था, अशोक ने ही बनाया था, क्योंकि जब वहाँ गया था तो उसी बात को वहाँ पे लिख दिया। तो ये सब बातें, तो वो सब जो है अशोक की जो यात्राएँ हैं वो शिलालेख में कौन सा है, वो है 7 और 8 में भी है। तीसरा बात है, हम जो अगला बात है कि 13वें में हम क्या बात किए थे, कलिंग युद्ध, है ना, कलिंग युद्ध। और इसी में इसका जो है वो हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन का क्या मतलब है कि ये जो है वो साम्राज्य विस्तार की स्थिति वो छोड़ दिया और जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया। बेसिकली वो हिंसा को छोड़ दिया, है ना। तो ये है, अगर पूछेगा कि इस सब में सबसे बड़ा कौन सा अभिलेख था, शिलालेख है, तो वो है 13वां ही है ना, सबसे बड़ा है। और इसी में कलिंग विजय। तो ये सवाल पूछने का जो संभावना है ये सबसे ज़्यादा है, और पूछता भी है तो यही पूछता है, ठीक है। ये पूछ सकता है और ये 5 पूछ सकता है, ये वाला है ना। तो ये सब बातें तो हम कर चुके हैं। अब जो हम इसमें बातें जो बचा हुआ है वो है स्तंभ लेख। जैसे जो हम लघु जो शिलालेख है उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि ये व्यक्तिगत विचार है उसका, है ना। और ये टोटल 13 भी है लघु शिलालेख, है ना। ये चीज़ें हैं। दूसरा है कि स्तंभ। आप सुने होंगे सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ क्यों फेमस है, क्योंकि बुद्ध ने पहली बार जो उपदेश दिए हैं वो यहीं दिए हैं। और इसको क्या बोलते थे, धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। स्तंभ का मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इस टाइप से जो है खड़ा रहता है,
है ना, उसी चीज़ को हम स्तंभ बोलते हैं। उसमें से सबसे पहला जो स्तंभ है वो है सारनाथ का स्तंभ। आप कभी सारनाथ जाइए तो वहाँ पे सारनाथ में क्या है, इस टाइप से खड़ा है और इस हिसाब से है, और ऊपर में क्या है कि 4 जानवर है ना, इस टाइप से है। और यही है जो है राजकीय चिन्ह, ये जो है 24-24 जो है ना। और इस पर क्या है, 4 पशु है, 4 पशु का चित्र है ये जो ऊपर में है। और 4 पशु में से आपको जब देखिएगा तो 3 ही दिखेगा, क्योंकि एक ढका रहता है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो एक तो ये है, इसी को हम बोलते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र है ना। और ये 4 पशु है, 4 पशु में कौन कौन सा है, यानी ये इसका क्या मतलब है, हेलो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हाथी यानी एलिफेंट, एलिफेंट, हॉर्स, लायन और ऑक्स माने बैल। ये 4 पशु जो है ये ऊपर में जो है वो खड़ा है ना। और ये जो है अशोक चक्र है, जिसमें कितना 24 तिलियां हैं। इस चीज़ को क्या मानती है कि भारत सरकार भारत सरकार क्या मानती है कि इसी को क्या मानती है, राष्ट्रीय चिन्ह है। ये सवाल भी आता है कि भारत सरकार का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है कि सारनाथ का जो स्तंभ है, कहाँ का, अशोक का जो स्तंभ है उससे लिया गया है। क्लियर, ये सवाल आता है, थोड़ा सा फिगर में इस टाइप से मैनेज किया हो। आप गूगल भी करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, बेसिकली है ये इम्पोर्टेंट है कि अशोक का जो है ये कौन बनाया है, और ये जो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन है ना। और यही है, ये तो पहला है। और ऑब्वियसली बात है कि सारनाथ कहाँ है, यूपी में है। नहीं, सारनाथ एक जगह ही है, बहुत फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस बहुत बेहतरीन है। दूसरा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, कौसंबी स्तंभ, कौसंबी स्तंभ लेख। और आपको पता है कि कौसंबी कहाँ है, कौसंबी था वत्स की राजधानी, और वत्स कहाँ है, गंगा यमुना का जो संगम पर है, इलाहाबाद के आसपास है ना। तो यहाँ है, यानी कौसंबी स्तंभ लेख कहाँ है, इलाहाबाद। तीसरा जो है वो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख का मतलब है कि ये कहाँ है, ये वही बात है, दिल्ली के आसपास जो मेरठ और बरेली वाला जो एरिया है वहाँ पे है। एक तो दिल्ली टोपरा और एक और है दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। तो आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें कि ये जो है कि दिल्ली टोपरा, दिल्ली और टोपरा के बीच में है, दिल्ली और मेरठ के बीच में, ये यूपी में पड़ता है। यहाँ से जो ये दोनों जो सवाल है वो ये आता है कि ये जो स्तंभ है दिल्ली कौन लाया था। हम मध्यकालीन भारत में ये चीज़ें पढ़ेंगे है ना। तो ये जो लाया था वो लाया था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी FST ने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो लाया था। कहाँ, दिल्ली लाया था। तो ये सवाल पूछता है कि अशोक का स्तंभ जो है वो दिल्ली किसने लाया था, है ना। और ये जो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद का जो स्तंभ है, और इसको दिल्ली किसने लाया था, तो इसको लाया था अकबर ने। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, हम इस पर जब आएंगे अकबर के टाइम में मध्यकालीन भारत में, तो हम इस पर फिर से बात करेंगे। अब जो अगला है लौरिया अर्राज और लौरिया नंदनगढ़, और ये दोनों कहाँ है, ये है बिहार में।
बिहार, यानी कहाँ, पश्चिमी चंपारण, है ना, पश्चिमी चंपारण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक है रामपुरबा, रामपुरबा ये भी बिहार में। बेसिकली ये आपको सवाल आ सकता है कि लौरिया राज और लौरिया नंदनगढ़ ये कहाँ है दोनों, ये दोनों है बिहार में। यानी कि आप देखिए कि कितना जगह है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 स्तंभ है। और है कितना जगह, और ये जगह है 6 जगह है ना। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, यही है स्तंभ। टोटल कितना, 7 स्तंभ है। और कहाँ कहाँ मिला है, 6 जगह से मिला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जनरली अगर पूछेगा, ये जो लौरिया राज और लौरिया नंदनगढ़ है वो बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे है ये चीज़ है। अब हम बात करेंगे वो है स्तूप का। स्तूप, स्तूप आप देखे होंगे, स्तूप का मतलब है बौद्ध का स्तूप। नहीं, स्तूप आप इस टाइप से रहता है कि एक कोई चबूतरा बना रहेगा, है ना, और इस पर क्या होता है कि इस टाइप से पूरा, है ना, वो लगा रहता है। और यहाँ पे ही रहता है बौद्ध का अवशेष, और ऊपर से ऐसे रहता है ना, इस टाइप से। बेसिकली अंदर में कुछ रहता नहीं है, मेन यहाँ रहता है, मेन चीज़ है क्या चीज़, अवशेष रहता है किसका, बौद्ध का। यानी बौद्ध से धर्म से जो रिलेटेड जो बातें हैं ये स्तूप में रखा जाता है ना, सुरक्षित रखा जाता है, म्यूजियम टाइप का। तो माना जाता है कि जो अशोक जो स्तूप है, लगभग बहुत ज़्यादा स्तूप बनाया था। माना जाता है कि 84,000 स्तूप बनाया था, है ना, अशोक ने। तो सिर्फ इसके बारे में आपको ये बात आपको ध्यान रखना है कि स्तूप क्या चीज़ है और स्तूप किससे रिलेटेड है। नहीं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध से रिलेटेड है। और इसी में सबसे जो फेमस स्तूप है वो है सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप कहाँ है, एमपी में। नहीं, तो ये अगर सवाल ये पूछ लेगा कि सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। नहीं, ये चीज़ें हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आता है वो है राजप्रसाद। नेक्स्ट जो है, अब राजप्रसाद का मतलब क्या है कि राजा का जो महल है वो किस हिसाब से बना हुआ था, है ना। राजप्रसाद का मतलब है राजा का महल, यानी राजा जी का जो घर है वो कैसे, ऑब्वियसली बात है, राजा है तो आलीशान तो होगा ही होगा, है ना। तो आलीशान इस हिसाब से था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा का जो महल है, खासकर पटना में ही, अब पता नहीं कहाँ पर है वो, एक ख़त्म ही हो गया, दिखता भी नहीं है। मान लीजिए कि ये जो है राजा का महल, ठीक है, और ये जो है बहुत ज़्यादा पिलर था इस पर, है ना, लगभग माना जाता है कि 80-90 पिलर था यहाँ पे, है ना, पिलर पर खड़ा था। और ये जो छत है वो था किसका, वो था पत्थर का। पत्थर का मतलब आप समझ सकते हैं कि ढलैया जैसे अभी होता है ना, उस टाइप से चीज़ें होगा। और ये जो नीचे वाला था वो माना जाता था, माना क्या जाता था ही लकड़ी का, यानी इसको बोलते हैं फर्श, यानी छत ये है, फर्श, है ना, ये चीज़ है। मौर्य साम्राज्य में एक चीज़ का ध्यान माना जाता था कि कहीं आग ना लग जाए, और अगर आग लगेगा तो पूरा जो मौर्य साम्राज्य का जो घर है, राजा का घर है, वो जल जाएगा, क्योंकि नीचे जो क्या था, फर्श था। इसलिए अगर हम कोई पूछे कि जो मौर्य कला है, जो मौर्य साम्राज्य है, उसमें सबसे बड़ा संकट किसको माना जाता था, तो आग को। और उसके लिए क्या था, अधिकारी भी नियुक्त किया हुआ था राजा कि आग ना लगना चाहिए, है ना। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि सबसे बड़ा संकट किसको माना जाता था, क्या है, मौर्य साम्राज्य में, तो माना जाता था किसको, आग को, है ना।
फायर, आग को, ये चीज़ें हैं। और क्यों? क्योंकि जो फर्श है, जो घर है, उसमें लकड़ी का जो प्रयोग है वो ठीक ठाक हुआ था। ठीक है, इतना जो हम बात कर लिए उसमें हम ये देखें कि राजा के द्वारा बनाया गया है ना। चाहे वो हम स्तंभ की बात किए, शिलालेख की बात किए, घर की बात किए, यानी जितना भी चीज़ें था वो राजा ही बनाया था। यहाँ पर कुछ लोकल के बातें हैं जो सामान्य लोगों के द्वारा जो कला विकसित हुआ है उसके बारे में भी जानना चाहिए, है ना। तो सामान्य लोगों के द्वारा, सामान्य लोगों की कला, यानी इसी के टाइम विकसित हुई है। किसके टाइम? मौर्य साम्राज्य के टाइम में, है ना। तो उसको हम बोल देंगे स्थानीय कला। और अभी जो हम पढ़ रहे थे वो था, क्या था? राजकीय कला। नहीं तो कला को आप इस भी हिसाब से भी बोलेंगे कि दो भाग में आप बांट सकते हैं, एक स्थानीय कला, एक राजकीय कला। तो स्थानीय राजकीय कला तो हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे स्थानीय कला, कि जो लोकल लोगों के द्वारा, हम लोग आप लोग के जैसा जो लोग हैं उसके द्वारा जो कला का जो विकास हुआ है हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो जो लोकल देवता होता है ना, उसमें से जैसे माना जाता है कि अक्ष और अक्षनी की मूर्तियों का जो है, अच्छा अक्षनी का मतलब होता है कि यहाँ का जो है, जो उस समय का जो देवता थे, है ना, जो लोकल देवता भी होते हैं ना, उसकी ये मूर्तियाँ हैं। अच्छा, और अक्षनी की मूर्तियाँ। और ये मूर्ति मिला कहाँ से? तो ये दीदारगंज से मिला, दीदारगंज, है ना। तो उसके बाद अगर सवाल पूछ लेता है कि इसमें से एक और कला का विकास हुआ है, उसको हम बोलते हैं NBPW। ये है क्या? मृदभांड, यानी मिट्टी का बर्तन। यानी इसका NBPW का मतलब होता है उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड। उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड। मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। नहीं, ये बात हम कर भी चुके हैं। उत्तरी काली पॉलिश, यानी काली जो है, काला रंग का जो है वो पॉलिश चढ़ा हुआ जो मृदभांड था वो यहाँ पर विकास हुआ है। किसमें? मौर्य कला में या मौर्य साम्राज्य में। ये जो पूरी बातें हैं, ये बात हो गया है मौर्य कला का। इतना ही सवाल आता है मौर्य कला के बारे में। अब सारे बात हम मौर्य कला का कर चुके हैं। इसमें से एक मात्र लास्ट है कि इसका जो अंतिम शासक है मौर्य साम्राज्य का, वो कौन है? वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ। अब बृहद्रथ का सेनापति था कौन? वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और ऑब्वियसली बात है कमज़ोर राजा ही, क्योंकि अशोक के बाद हम देखते हैं जो मौर्य साम्राज्य में है वो कोई भी स्ट्रॉन्ग राजा नहीं बचता है। और जब स्ट्रॉन्ग कोई नहीं बचता है तो जो सेनापति है उसको क्या कोशिश करता है कि इसको निपटा ही दे, निपटा के एक नया जो है साम्राज्य विकास किया जाए, है ना। तो सेम उसी चीज़ें हुआ कि जब बृहद्रथ कमज़ोर पड़ा तो मौका दे के जो पुष्यमित्र शुंग है इसको क्या किया है? इसकी हत्या कर दिया है। किसकी हत्या? और इन्होंने एक नया साम्राज्य की स्थापना किया, वो है शुंग वंश, या इसको बोलते हैं पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र शुंग जो है, जिस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म। और इसलिए ये जो अपना जो साम्राज्य शुरुआत किया है इसको बोलेंगे ब्राह्मण साम्राज्य, है ना। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि अब जो हम पढ़ेंगे वो है ब्राह्मण साम्राज्य। और क्योंकि लास्ट जो अंतिम शासक है किसका? मौर्य वंश का, बृहद्रथ है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वो है मौर्योत्तर काल में, और मौर्योत्तर काल में हम शुरुआत करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य से। तो इस पर हम बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जितना भी मौर्य साम्राज्य के बारे में आप पढ़े या पूरा मगध के बारे में पढ़े, उसमें से आप क्वेश्चन जो है, जिस भी बुक है आपके पास या जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं, चाहे लुसेंट हो या घटना चक्र हो
या एनीवे जो भी आपके दिमाग में है या आपके पास जो भी बुक है उसको आप देखिए, है ना, और बनाइए। जो भी सवाल नहीं बनता है आप हमको बताइए कि कहाँ दिक्कत है। जनरली दिक्कत नहीं होगा, हम ये गारंटी लेते हैं कि 10 में से जो 8 क्वेश्चन है वो आपसे बनेगा। 2 क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ देता है, तो उसकी हम जो है कोशिश तो हम करें 10 में 10 बन जाए, लेकिन 8 तो कंफर्म है कि अगर आप सही से या सीरियस से, है ना, अगर वीडियो को देखे हैं सीरियसली शुरू से, तो आपको कंफर्म बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वो है ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, थैंक यू।